नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपने तृतीय वर्ष हिंदी विशेष के विद्यार्थियों के लिए ध्रुव स्वामिनी नाटक पर मैं कुछ बात करने आई हूँ। ध्रुव स्वामिनी नाटक दरअसल जयशंकर प्रसाद ने स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त के बाद रचा। ध्रुव स्वामिनी यह ऐसा नाटक है जहाँ उनका परंपरा बोध, उनकी पारंपरिक सोच और दृष्टिकोण आधुनिकता से टकराता है, जिसे मैं प्रायः क्लासरूम में आपको परिवर्तन और निरंतरता के रूप में पढ़ाती हूँ कि किस तरह से चीज़ें बदलती हैं और किस तरह से वो अपना एक निरंतर किरदार लेती हैं। निश्चित तौर पर ध्रुव स्वामिनी नाटक पश्चिम के नाटक से प्रभावित है, क्योंकि यथार्थ बोध, यथार्थ स्थितियाँ, यथार्थ समस्याएं, वास्तविकता का चित्रण और वास्तविक पात्र और चरित्र, कुछ इसमें इतिहास को आधार लेकर और कल्पना के रंग से सजाया हुआ ये नाटक है। इस नाटक को पूरी तरह से पश्चिम में रंगा चुंगा नहीं कह सकते, क्योंकि जयशंकर प्रसाद मैं बार बार कहूँगी कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता और भारतीय परंपरा को, सभ्यता और संस्कृति को निभाते हुए आगे चलते हैं। तो यहाँ पश्चिम नाटकों की तरह दुखांत नहीं मिलेगा ध्रुव स्वामिनी में। और एक बड़ी बात जो हुई कि स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त नायक थे, पुरुष प्रधान समाज था। गुप्त वंश का वो पूरा काल, वो पूरा युग आप याद करें तो पितृसत्तात्मक समाज था पूरी तरह से। फिर भी ध्रुव स्वामिनी नाटक रचने का साहस जयशंकर प्रसाद ने किया तो स्त्री के विराट रूप को उद्घाटित करने के लिए, स्त्री के उस रूप को जो अब तक नेपथ्य में था, नेतृत्व नहीं कर रहा था और सब्जेक्ट नहीं बन रहा था। जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी को सब्जेक्ट बनाया। कई कारणों से ध्रुव स्वामिनी प्रासंगिक है। ध्रुव स्वामिनी एक समस्या प्रधान नाटक है, पर उसकी समस्याओं को अगर हम गिनाएं तो एक जो ऊपरी स्तर पर, ऊपरी तहों पे आपको दिखाई देती है, जो एक बार ही देखने में लगती है, वो तो आपको लगेगा कि एक सामाजिक समस्या के रूप में कि स्त्री की दशा समाज में कैसी थी, या उसकी वैवाहिक स्थिति कितनी गड्ढमड्ढ थी, विवाहिक संस्था के रूप में था, व्यक्ति के मान का, व्यक्ति के व्यक्तित्व का, निजता का आदर नहीं हो रहा था। और निश्चित तौर पर विवाह संस्था क्योंकि जकड़ती है, स्त्री और पुरुष में भेद करती है, उनको समानांतर धुरियों की तरह नहीं लेती, समान अधिकार नहीं मिलते। तो निश्चित तौर पर एक ये विवाह और विवाहेतर संबंध, या शासक और शासित के संबंधों की समस्या हो, या अनमेल विवाह जिसे कहते हैं हम, बेमेल विवाह की समस्या हो, तो ये सारी समस्याएं ऊपरी तौर पर आपको देखने में मिलती हैं, जो आप समस्या नाटक के रूप में इसे जानते समझते हैं। विद्यार्थियों, आज मैं अपने मन की कहूँगी और जो मैंने ऑब्जर्व किया ध्रुव स्वामिनी नाटक में, वो आपको बताना, समझाना, सिखाना चाहूँगी। मैंने दो बड़ी विकराल समस्याएं इस नाटक में देखी, एक इनसिक्योरिटी और एक कॉन्फ्लिक्ट। इन दोनों को याद रखिएगा, इनसिक्योरिटी और इन कॉन्फ्लिक्ट। इनसिक्योरिटी तमाम पात्रों में, चरित्रों में असुरक्षा का भाव, या आत्म केंद्रित होकर के केवल अपनी सोचना, स्वार्थ की सोचना, निहितार्थ की सोचना, समष्टि की नहीं सोचना। और कहीं कहीं कुछ पात्र अनादृत हैं, असंतुष्ट हैं, अमाननीय हैं, और वे छोटे छोटे टुकड़े, चाहे वो बौने हों, कुबड़े हों, आधे अधूरे जो पात्र चरित्र हैं, असंतुष्ट पात्र जो हैं, चाहे वो दासी हो, ये सब मिलजुल कर रामगुप्त के कद को बढ़ाते हैं। चलिए, छोटी सी कथा है, पहले उसकी बात होनी चाहिए, फिर समस्या पर आती हूँ। कथा यही है कि समुद्रगुप्त ने अपने दो पुत्रों में से अपने बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में चुनाव कर लिया और उसे सारा राजपाट दे दिया, साम्राज्य का सुख दे दिया, राजा बना दिया। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त, अब सब ये इतिहास के ही इतिहास से आधार लेकर, इतिहास से पृष्ठभूमि लेकर ये नाटक रचा गया है। तो ये सब ऐतिहासिक पात्र चरित्र हैं, प्रामाणिक पात्र चरित्र हैं। इन सबको लेकर जयशंकर प्रसाद ने, और फिर कल्पना के रंगों से कुछ स्त्री पात्रों का, किरदारों का भी उन्होंने चुनाव किया और उनको रचा, ताकि ये कोरा इतिहास बनकर न रह जाए, साहित्य की रोचकता, जिज्ञासा, कौतूहल, रस बना रहे। तो चलिए, समुद्रगुप्त ने अपने बड़े पुत्र रामगुप्त को अयोग्य होते हुए भी
कायर होते हुए भी, स्त्रियों का जो आदर करना नहीं जानता, जो भीरू है, बहुत बुरी तरह से डरपोक है, जो अपनी भुजाओं के बल पर, अपने बौद्धिक, मानसिक, वैचारिक बल पर कुछ अपने आप कर नहीं सकता, जो बड़ा आत्मकेंद्रित पात्र है, स्वार्थी निहितार्थी पात्र है, जो सबसे अधिक इस नाटक में इनसिक्योर है, कॉन्फ्लिक्ट में है। इस इनसिक्योर और कॉन्फ्लिक्ट के से ग्रसित, असुरक्षा भाव से और अंतर्विरोध और अंतर्द्वंद से जकड़े हुए इस पात्र और चरित्र को समुद्रगुप्त पिता, समुद्रगुप्त, गुप्त वंश के समुद्रगुप्त रामगुप्त को राजा बना देते हैं, यह जानते हुए भी कि प्रजा चंद्रगुप्त को प्रेम करती है। चंद्रगुप्त साहसी है, निर्भीक है, अपने भुजा बल पर, अपने बौद्धिक क्षमता पर, राजपाट संभालने में, स्त्रियों का आदर करने में, प्रेम करने में, सद्भाव दिखाने में, सबका सहयोग करने में चंद्रगुप्त निपुण है। सारी योग्यता होने के बावजूद क्योंकि वह छोटा पुत्र है तो उसे उत्तराधिकार राज्य का नहीं मिलता। चलिए आगे कथा बढ़ाती हूँ। ध्रुवस्वामिनी और चंद्रगुप्त पहले से ही प्रेम प्रसंग में हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे से अनुरक्त हैं। समाज यह बात जानता है, प्रजा जानती है, समुद्रगुप्त खुद जानते हैं, जबकि उनकी मंगनी भी हो चुकी होती है, एक बार उनका एक प्रेम प्रस्ताव हो चुका होता है। उसके बावजूद ध्रुवस्वामिनी के पिता, यानी हर उस पिता की मानसिकता की तरह, अपनी पुत्री का विवाह राजा से करना चाहते हैं, चंद्रगुप्त से नहीं। और इस समय राजा कौन है? रामगुप्त। स्कंदगुप्त ने अपने बड़े पुत्र को राजा बना दिया और ध्रुवस्वामिनी का विवाह उसकी अनिच्छा से, उसके मन को बिना जाने चिन्हे पहचाने पिता ने भी ये काम किया कि ध्रुवस्वामिनी का कन्यादान कर दिया रामगुप्त के हाथ। अब स्त्री कोई वस्तु है जो उसका दान कर दिया जाए? पिता बिना ये सोचे समझे, बिना अपनी बेटी के पुत्री का मनोभाव जाने चिन्हे पहचाने, उसने पुत्री का दान कर दिया, कन्यादान कर दिया। और रामगुप्त जो एक अयोग्य पुरुष है, जो सम्राट कहलाने का अधिकारी नहीं है, जो प्रजा के सुख दुख जानता नहीं, जो अपने भाई से भी असुरक्षित भाव रखता है, कुंठा रखता है, जो अपने भाई से भी ईर्ष्या द्वेष करता है, यानी चंद्रगुप्त से वो ईर्ष्या द्वेष करता है, जो ध्रुवस्वामिनी पर, अपनी पत्नी पर संदेह करता है, जो अपनी पत्नी को हमेशा चंद्रगुप्त से जोड़ता हुआ भीतर ही भीतर कहीं डरा हुआ है, इनसिक्योर है, और उसका ये अंतर्द्वंद जो है उसकी कुंठा पर, उसके पूरे व्यक्तित्व पर हावी है। तो निश्चित तौर पर इस नाटक का खलनायक और कोई नहीं, रामगुप्त है। लेकिन मैं नायक चंद्रगुप्त को नहीं कहूँगी, क्योंकि जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त में नायक होंगे चंद्रगुप्त। इस नाटक में तो मैं नायक ध्रुवस्वामिनी को कहूँगी, जो ध्रुव तारे की तरह अडिग अडोल, हर विपरीत परिस्थिति में, हर आपद विपद में, हर संकट की स्थिति में अडोल रहती है, अडिग रहती है, और अपने विराट व्यक्तित्व को, अपनी अधिकारों की चिंता को, अपने निजत्व को, अपनी अस्मिता को बचाए और बनाए रखती है, जो पूरे इस पुरुष सत्तात्मक समाज से प्रश्न करती है, सवाल करती है, जो जूझती है लगातार, जो लड़ती है, न केवल पिता के मन और विचार से वो विरोध करती है, बल्कि पति के अपने को उपहार स्वरूप दिए जाने, यानी एक संधि प्रस्ताव लेकर शकराज के यहाँ अपनी पत्नी को तमाम गुप्तवंश सामंती स्त्रियों की तरह जो आदान प्रदान हुआ करता था, उसमें रामगुप्त ने ध्रुवस्वामिनी को भी शकराज को भेंट करने की सोची, उपहार देने की सोची और संधि प्रस्ताव देना चाहा, और ध्रुवस्वामिनी ने इसका अटल विरोध किया, वो जूझी, पूरी तरह से संघर्ष किया। तो विद्यार्थियों एक बात जान लें कि नाटक में 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक होता है कथानक की शुरुआत, यानी कथा का विकास शुरू हो तो आरंभ। एक होता है मध्य, यानी बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो संघर्ष होते हैं, जो स्ट्रगल होते हैं, जो फाइट होती है, वो पूरा मध्य कहलाता है नाटक में। और नाटक का अंत चरम होता है, फलागम होता है, जिसे आप क्या कह सकते हैं, क्लाइमेक्स कह सकते हैं। तो उस फलागम और चरम तक पहुंचने के लिए ये पूरा द्वंद्व, जूझ, संघर्ष, अंतर्द्वंद इस पूरे नाटक में मध्य में दिखाई देता है। और ये नाटक भी 3 अंकों का है। पहला अंक आरंभ से, दूसरे अंक में पूरा संघर्ष, स्ट्रगल दिखाया गया है, और तीसरे अंक में फलागम कि किस तरह से चंद्रगुप्त को प्रजा चाहती है
चंद्रगुप्त अपने शौर्य से, पराक्रम से, अपने प्रेम से, अपने उदार हृदय से, अपने सौहार्द से ध्रुवस्वामिनी का मन जीत लेते हैं और किस तरह से पूरी प्रजा और राजपुरोहित भी, यानी धर्म भी, उस समय का धर्म और न्याय ये कहता है कि चंद्रगुप्त राजा बनने का अधिकारी है, ध्रुवस्वामिनी का प्रेमी होने का और उसका पति होने का अधिकारी चंद्रगुप्त है और राजपाट और ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त के हवाले कर दिया जाता है। साथियों, फिर से उसी पर बात शुरू करती हूँ जिस पर मैंने आपको समस्या नाटक के रूप में कहा कि ये असुरक्षा का भाव यानी इनसिक्योरिटी, ये आत्म केंद्रित रहना, से केवल निज का सोचना, केवल निहितार्थों और स्वार्थों की सोचना, यह हमेशा क्योंकि पिता ने, समुद्रगुप्त ने समझा नहीं रामगुप्त की कुबत काबिलियत को और अयोग्य होते हुए भी उसे राज्याभिषेक कर दिया और उसे राजपाट दे दिया, लेकिन वह निरादृत ही रहा पिता के द्वारा भी। उसे विवाह हुआ ध्रुवस्वामिनी से, उसका विवाह किया गया। ध्रुवस्वामिनी ने उससे कभी प्रेम नहीं किया, कभी उसे अपना मन नहीं दिया, उसे अपने पति होने योग्य नहीं समझा। ध्रुवस्वामिनी से भी वो अनवेलकम्ड, अनवांटेड रहा, अस्वीकृत रहा, क्योंकि ध्रुवस्वामिनी उससे असंतुष्ट रही। प्रजा उससे असंतुष्ट थी ही, प्रजा उसे प्रेम करती नहीं थी, तो सब तरह से निरादृत था रामगुप्त। तो ये असुरक्षा का भाव जो है, जो उसके अंदर विलन, जो उसका खलनायक रूप उभरता है, निश्चित तौर पर जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी के पैरेलल रामगुप्त को इसीलिए खड़ा करते हैं खलनायक के रूप में, विराट रूप में, कि एक बड़े अंधेरे को दिखाकर प्रकाश का महत्व ही तभी होता है जब बड़ा अंधेरा सामने हो, जब बहुत द्वंद्व हो, जूझ हो, संघर्ष हो, तभी फाइट का मजा है, स्ट्रगल का मजा है, विजय का भी मजा तभी है। तो विद्यार्थियों, रामगुप्त इस असुरक्षा भाव के कारण, इस इनसिक्योरिटी के कारण लगातार कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होता है, लगातार अंतर्विरोध का शिकार होता है। निश्चित तौर पर ध्रुवस्वामिनी जब अस्वीकार करती है इस प्रस्ताव को कि मैं आपके संधि प्रस्ताव में शकराज की शिविर में नहीं जाऊंगी उपहार स्वरूप, मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं व्यक्ति हूँ, व्यक्तित्व हूँ, मैं वस्तु नहीं हूँ, कि मेरा आदान प्रदान हो। पिता ने कन्यादान के रूप में मेरा आदान प्रदान किया और अब आप मुझे उपहार स्वरूप शकराज के यहाँ भेज रहे हैं, तो आप पति की गरिमा से भी गए, पुरुष की गरिमा से भी गए। आपने एक पत्नी का महत्व नहीं समझा, उसे सम्मान नहीं दिया और आपने स्त्रीत्व को भी नहीं समझा, उसकी गरिमा को भी ठेस पहुंचाया। तो वो विरोध करती है, जूझती है, लड़ती है और जब वो देखती है कि उसकी बात नहीं मानी जा रही है, सारे मंत्री संतरी रामगुप्त को की तरफ हैं और वे उसे बेबस कर रहे हैं, तो वो धनुष बाण निकाल लेती है और कहती है, जैसे ही वो निकालती है फिर से रामगुप्त डर जाता है। अब डरता कौन है? जो डरता हमेशा वही है जो डराता है दूसरों को। रामगुप्त यहाँ साम दाम दंड भेद से ध्रुवस्वामिनी को डरा रहे होते हैं कि तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए और पति का स्थान हमेशा विवाह संस्था में ऊपर होता है और मैं राजा भी हूँ, तो मेरे आदेश का पालन हो। तो जो डराता है वो सबसे ज़्यादा डरा हुआ प्राणी होता है, देखिएगा। तो उसे, और वो हमेशा अटैकिंग मोड पे रहता है, वो हमेशा दूसरों को, जो डरा हुआ है वो अटैकिंग मोड पर रहता है। ध्रुवस्वामिनी डरी हुई तो नहीं है, साहसी है, निर्भीक है, अडिग है, अडोल है, उसके व्यक्तित्व की यही गरिमा है। और वो जब निकालती है धनुष बाण तो वो एक मजबूत कैरेक्टर है। दरअसल वो दूसरों पर अटैक करना नहीं जानती, नहीं, वो अपने को मारना चाहती है। अपने को मारने का साहस सब में नहीं होता। लोग दूसरों को मारकर साहसी कहलाते हैं, लोग दूसरों को मारकर उन पर क्रूर हिंसा आतंक देकर अपने को विराट और बड़ा महसूस कराते हैं, जबकि वो विराट और बड़े नहीं होते जो दूसरों को मारते हैं या हत्या करते हैं। हत्यारे कभी भी साहसी नहीं कहलाते, बल्कि जो आत्महत्या करने जा रहा है, तमाम जूझ और संघर्ष के बाद जब उसे लगता है कि कोई संग साथ देने वाला नहीं है, तो धनुष बाण निकाल लेते हैं। और ठीक उसी समय चंद्रगुप्त का वहाँ आ जाना, चंद्रगुप्त का उसका न केवल मन से साथ देना बल्कि सशरीर वह कहता है कि मैं शकराज के यहाँ स्त्री वेश में, सुंदरी वेश बनाकर ध्रुवस्वामिनी के साथ जाऊंगा। तो ये साथ निभाना दरअसल ध्रुवस्वामिनी के प्रेम को और अधिक बढ़ा देता है।
हर स्त्री को वही पुरुष भाता है जो उसकी मान का, उसकी गरिमा का, उसकी पद प्रतिष्ठा का, उसको एक व्यक्ति के रूप में, अस्मिता के रूप में उसकी निजता की सुरक्षा कर सके, जो उसे मान आदर दे सके। और चंद्रगुप्त इसीलिए महान व्यक्तित्व है क्योंकि ध्रुव स्वामिनी, न केवल ध्रुव स्वामिनी उससे प्रेम करती है बल्कि उसका आदर करती है। और इस समय इन विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों में जब वह चंद्रगुप्त आकर उसका हाथ थाम लेता है और उसका साथ सहयोग निभाने की बात करता है, उसका समर्थन करता है कि नहीं, ध्रुव स्वामिनी शकराज के शिविर में नहीं जाएगी, ध्रुव स्वामिनी उपहार की वस्तु नहीं है, इस विरोध के कारण ही ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त की सदा सदा के लिए हो जाती है। तो विद्यार्थियों, जब मैं समस्या की बात कर रही हूँ तो पश्चिम के नाटकों में प्रायः समस्या नाटक, जिसे कहते हैं प्रॉब्लम प्ले में प्रायः ट्रेजेडी से अंत होता है, एक दुखांत से अंत हुआ करता है। लेकिन जयशंकर प्रसाद भारतीय संस्कृति और सभ्यता के निर्वाहक हैं, तो जयशंकर प्रसाद ने यहाँ सुखांत दिखाया। तीसरा अंक याद कीजिए, जो चरम है, नाटक का फलागम है, वहाँ दरअसल राजपुरोहित आकर ध्रुव स्वामिनी की वह बात मान लेते हैं कि स्त्री का आदर, स्त्री की गरिमा, स्त्री की सुरक्षा, संरक्षण, स्त्री की अस्मिता और निजता को सुरक्षित रखा जाए, स्त्री को समादृत किया जाए और समाज में स्त्री का आदर हो और उसे अपने पुरुष का चयन करने में, अपने प्रेम का चयन करने में, सुपात्र का चयन करने में पूरा अधिकार मिलना चाहिए। तो इस तरह से चंद्रगुप्त का वह वर्ण करें। और राजपाट भी जब ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त को दे दिया जाता है तो दरअसल ध्रुव स्वामिनी नाटक में सुखांत दिखाया गया है, कोई ट्रेजिक अंत, कोई ट्रेजेडी नहीं दिखाई गई। निश्चित तौर पर जिसे हम संकलन त्रय कहते हैं बार बार, चाहे वो पात्र योजना हो, चाहे वो परिवेश हो, चाहे वो कथानक हो, इन सारी चीज़ों को लेकर जयशंकर प्रसाद का उद्देश्य बिल्कुल निश्चित था, तय था। वो क्या? भारतीय संस्कृति और सभ्यता को ठेस ना पहुँचे, ऐतिहासिकता को ठेस ना पहुँचे, इतिहास की प्रामाणिकता को ठेस ना पहुँचे। और इतिहास की प्रामाणिकता को ठेस ना पहुँचे इसीलिए जयशंकर प्रसाद ने आधुनिकता, पुरातनता और आधुनिकता का कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाया है। और इस कॉन्फ्लिक्ट में आधुनिकता को जीतते हुए, वो अपर हैंड होते हुए दिखाया कि ध्रुव स्वामिनी जैसा कैरेक्टर, यहाँ तक कि रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन मंदाकिनी भी बुद्धि स्वरूपा है। वह भी अपने बौद्धिक और अपने तार्किक स्वभाव के कारण, आचरण के कारण आधुनिक कहलाएगी। ध्रुव स्वामिनी स्वयं एक आधुनिक पात्र और चरित्र है। तो इन सब स्त्रियों के होने के कारण, यहाँ तक कि कोमा जो शकराज की पत्नी है, जो शकराज की प्रेयसी है, कोमा भी आधुनिक विचारों से लैस है और तमाम स्त्रियों को का संग साथ देती है। तो ये संगठित होती स्त्रियाँ, एक साथ बोलती बतियाती विरोध करती स्त्रियाँ जयशंकर प्रसाद को पसंद हैं। जयशंकर प्रसाद उन्हें नेपथ्य से नहीं बल्कि फ्रंट पर लेकर आते हैं और केंद्र में लेकर आते हैं, सेंटर में लेकर आते हैं और उनसे बात करवाते हैं, विरोध करवाते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। निश्चित तौर पर आप देखें कि जो समस्या प्रधान नाटक होते हैं उनकी कुछ गुण होते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये समस्या प्रधान नाटक है। एक तो उसमें कंटेम्प्ररी प्रॉब्लम्स दिखाई जाएंगी, तत्कालीन समस्याएं सारी दिखाई जाएंगी, यथार्थ की शैली में वो रचा हुआ होगा, बौद्धिक ईमानदारी और प्रश्नों और सवाल और उसकी जवाबदेही इस पूरे नाटक में दिखाया जाएगा। जो कुछ एज इट इज़ है, यथावत है और जो होना चाहिए, टेक इट इजी पॉलिसी जो है कि सब चलता है, जो जैसा है चलने दो, उसका विरोध होना चाहिए। और केवल विरोध नहीं होना चाहिए, मुखर होना चाहिए, मुखर विरोध होना चाहिए। तो जो बौद्धिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जयशंकर प्रसाद लेकर आते हैं ध्रुव स्वामिनी में, यह भी इस नाटक को आधुनिक बनाता है, कंटेम्प्ररी बनाता है। अच्छा, आप अगर अभिनय की दृष्टि से देखें, रंगमंच की दृष्टि से देखें, तो यहाँ सांकेतिक मुद्राओं की बड़ी बात की गई है। मूक अभिनय भी है। कई सेंटेंसेस के बीच में आप बड़ा पॉज पाएंगे, मौन पाएंगे। तो मौन भी अभिव्यंजना है। मूक अपने में बहुत बोलता है, बहुत मुखर होता है। तो तमाम वक्रोक्तियों के होने में, तमाम तर्क वितर्क के होने में भावुकता का विरोध है। बौद्धिकता को स्थापित करने के लिए भावुकता का विरोध किया गया है। इसीलिए ध्रुव स्वामिनी को कोमा समझती तो है, कोमा एक भावुक स्त्री है, शकराज की पत्नी,
और ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त की पत्नी है, लेकिन प्रेयसी है वो चंद्रगुप्त की, तो वो बौद्धिक है, तार्किक है, आधुनिक है। तो कहीं ना कहीं कोमा की भावुकता जो है उससे कमतर पड़ जाती है। जयशंकर प्रसाद ने इसमें कोई पांडित्य प्रदर्शन नहीं किया। इस नाटक में संस्कृत में शब्दावली नहीं लाई, साधारण बोलचाल की भाषा लेकर आते हैं। निराशा को घटते दिखाया है। ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान है कि निराशा, हताशा, उदासी को हरा देना है। तो आप देखें किस तरह से इस नाटक में तमाम उन ज़रूरी चीज़ों का ख्याल रखा गया है जो पश्चिम के नाटक से प्रेरणा तो पाते हैं, लेकिन पश्चिम के नाटक का अंधानुकरण नहीं है। जो विशेष बात मुझे बतानी है विद्यार्थियों आपको, कि इसमें व्यक्ति और समाज का भी द्वंद्व दिखाया गया है। व्यक्ति से ऊपर समाज जरूर है, असल में व्यक्ति से ही परिवार, परिवार से समाज बनता है, लेकिन तब व्यक्ति की स्थिति अपने समाज में कैसी हो जाती है, क्या उसकी अस्मिता की, उसके मान सम्मान की, उसकी गरिमा की रक्षा की जाती है समाज में। ये समस्या विशेष समस्या है, ये किसी एक चरित्र या व्यक्ति की समस्या नहीं हो सकती, ये पूरे समाज की समस्या है। क्योंकि विवाह संस्था है आज भी, और संस्थाएं व्यक्ति की गरिमा को, व्यक्ति की अस्मिता को चोट पहुंचाती हैं, व्यक्ति की निजता को ठेस पहुंचाती हैं। तो कोरी भावुकता नहीं है ध्रुव स्वामिनी नाटक में, बल्कि कोरी भावुकता के ऊपर बौद्धिकता को स्थापित किया गया है। मैं तो कहूँगी कि कोरी भावुकता हो या कोरी बौद्धिकता हो, दोनों निकम्मी होती हैं, दोनों किसी काम की नहीं है। न बहुत बौद्धिक होना चाहिए, न बहुत तार्किक होना चाहिए, न बहुत भावुक होना चाहिए। एक मध्यम मार्ग है जो संवेदना का मार्ग है, जो समष्टि को लेकर चलता है, जो पूरे समाज को लेकर चलता है, उस मार्ग को अपनाना चाहिए। ध्रुव स्वामिनी बुद्धि की देवी है, तर्क की देवी है। पश्चिम के दुखांत की तरह इस नाटक को नहीं रखा गया है, बल्कि सुखांत हो जाता है। ध्रुव स्वामिनी को और चंद्रगुप्त को आदर दिया जाता है, प्रजा की ओर से भी, समाज की ओर से भी। और जब राज पुरोहित भी आकर इसकी घोषणा कर देते हैं, जब धर्म भी उनके साथ हो जाता है, निश्चित तौर पे धर्म की एक अलग तरह की व्याख्या है, धर्म भी जब उनके साथ हो जाता है तो यह नाटक पठनीय हो जाता है। बहुत शुक्रिया।